गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक साथ हम दो सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज हमारी प्रैक्टिस सीरीज है और दूसरी सीरीज है मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक साथ दो सीरीज का लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम को सुदृढ़ बना सकते हैं। यहाँ पर जो आज का एपिसोड है, यह विशेष तौर पर क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों की चर्चा होगी और साथ में कुछ यहाँ पर हम अन्य जलवायु प्रदेश की भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है इटली में खून वर्षा अर्थात ब्लड रेन का क्या कारण है। तो यहाँ पर जो कारण है, ये बेसिक तौर पर अफ्रीका की तरफ से चलने वाली जो सिराकू पवन है, जो कह सकते हैं सहारा मरुस्थल से लाल रक्त के रेत को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और जब यही पवन भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो भूमध्य सागर से यह प्राप्त करती है आर्द्रता, और आगे बढ़कर के इटली के क्षेत्र में जब वहां पर वर्षा कराती है तो उस वर्षा में यही लाल रंग के जो रेत के कण है, यह जब गिरते हैं तो जैसे लगता है कि रक्त की वर्षा हो रही है, तो उसी को कहते हैं खून वर्षा या ब्लड रेन। तो अर्थात यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए, मतलब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सिराकू। अगला लिखा गया है, यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। जैसे कथन लिखा गया कि दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव लगातार बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 8 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा कम होने के पीछे कारण ये है कि जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता हमारे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, वो विद्यमान नहीं रहती, जिसके कारण वर्षा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर कारण लिख रहा है कि दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। क्या यह सही है या गलत? तो ये भी सही है। दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का पूरा जो कह सकते हैं परिवेश है, वह एक जैसा ही है। वह पूरा भाग कहीं ना कहीं हिमाच्छादित है, और दक्षिणी भाग जो है पूर्ण रूप से जलीय भाग है। स्थलीय भाग बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए वहाँ पर जो भी आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं वो अस्थायी होती हैं। इसलिए वहाँ पर हवाएं भी बहुत कह सकते हैं लगातार चलती हैं और तेज गति से चलती हैं। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, हाल के वर्षों में बर्फबारी मैक्सिको की सीमा से परे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों में हो रही है। इसका कारण कौन सी हवा है? इसका कारण है ब्लिजार्ड की हवा। ये ब्लिजार्ड की जो हवा है कनाडा की तरफ से आती है और अमेरिका अर्थात यूएस वाले सेक्शन में यह बर्फबारी करती है, और इसी बर्फबारी से हम लोग निजात पाते हैं। किस पवन से? चिनूक से। तो चिनूक क्या है? इसी बर्फबारी से निजात दिलाती है, जबकि इस बर्फबारी का जो कारण है वह कनाडा की तरफ से आने वाली ठंडी पवनें, जिसका नाम है ब्लिजार्ड। क्या नाम है? ब्लिजार्ड। यहाँ पर सांता आना भी अमेरिका में ही चलती है, यूएस में ही चलती है, लेकिन अगर हम देखें तो मैक्सिको और यूएस के सीमा के पास चलती है। चिनूक जो है यह यूएस के मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से वाशिंगटन के सेक्शन की तरफ चलती है, और इसी प्रकार पुर्गा भी हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार से कुछ स्थानीय पौने हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जो मरुस्थलीय भाग है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है, वो भी विशेष तौर पर 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में पाया जाता है। और इसके पीछे कारण जो है, मुख्य कारण है कि वहाँ पर जो व्यापारिक पौने हैं पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं और वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ में वहाँ पर तट पर चलती है ठंडी जलधारा, और ठंडी जलधारा के कारण जो पौने पश्चिम की तरफ से आती हैं उनमें आर्द्रता बहुत कम होती है, इसलिए वर्षा नहीं करा पाती हैं। इसमें से बताना है कौन सा कारण यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। पहला तो व्यापारिक पौने, क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं जिम्मेदार हैं? क्योंकि व्यापारिक पौने, अगर इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से लोकेट करें, ऐसे मान लेते हैं हमारा विश्व जलवायु प्रदेश है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है हमारा 10 डिग्री, और ये है 0 डिग्री, और यहाँ पर है 30 डिग्री।
और यहीं पर आप देखते हैं एक तरफ है मानसूनी जलवायु प्रदेश, बीच में है एक सवाना और इधर आपका है मरुस्थली। यहाँ पर है मरुस्थली, ये है मरुस्थली जलवायु प्रदेश। तो इधर से जब व्यापारिक पवन आती है तो यह व्यापारिक पवन इस तट तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो व्यापारिक पवनें भी उत्तरदायी हैं। अगर व्यापारिक पवनों से यहाँ पर वर्षा हो जाती तो ये शायद मरुस्थल नहीं होता। वायु गति का नीचे उतरना, ये भी बात सही है, क्योंकि 30 डिग्री पर ही हमने आपसे कहा था कि एक हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। और इस हाई प्रेशर के बेल्ट के बनने के पीछे जो कारण है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति से एक अभिकेंद्री बल जन्म लेता है और उस अभिकेंद्री बल से 30 डिग्री पर वायु नीचे की तरफ उतरने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। तो ये भी सेंटेंस है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रति चक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है। कैसी दशा उत्पन्न होती है? प्रति चक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है, जो यहाँ पर वर्षा की प्रतिकूल दशा को जन्म देती है। साथ में यहाँ पर चलती है एक ठंडी जलधारा, और इस ठंडी जलधारा के परिणाम स्वरूप भी जो मरुस्थली जलवायु प्रदेश है यहाँ पर वर्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन जो डी ऑप्शन लिखा है कि उच्च आतपन और शांत वातावरण, क्या इसके लिए उत्तरदायी है? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कहीं से भी कह सकते हैं मरुस्थली जलवायु प्रदेश में योगदान कहीं से नहीं है। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशिष्टताओं से प्रभावित होती है। यहाँ पर कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? कौन सी? ब्रह्मपुत्रा घाटी में। यहाँ पर सबसे पहला लिखा है भू आकृति। भू आकृति का तात्पर्य है कि जो हमारी लैंडस्केप हैं, क्या लैंडस्केप का इस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? 100% पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है यह एक प्रकार से जो नवबलित पर्वत की संरचना है उसके मध्य से होकर के गुजरती है, तो इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। फिर लिखा है मौसमी वायुदाब में बारी बारी से परिवर्तन होता। ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी, वर्षा, ग्रीष्म सभी ऋतुओं का कह सकते हैं पूरा एक क्रम से वहाँ पर आने और जाने का क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो ये दोनों तथ्य सही हैं। तीसरा लिखा है पर्वत तथा घाटी पौने चलती हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि वह जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यह किसी न किसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर के गुजर रही है, और जब पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है तो घाटी का भी फॉर्मेशन करती है। तो रात्र के समय देखा जाए तो पहाड़ी से घाटी की तरफ हवा चलती है, और दिन के समय घाटी से पहाड़ी की तरफ हवा चलती है, अर्थात घाटी समीर और पर्वत समीर चलती हैं। तो इस आधार पर यह भी सेंटेंस सही है। लेकिन जो लिखा है नदी के जल की मात्रा, तो नदी के जल की मात्रा का कोई खास यहाँ पर इम्पैक्ट या कोई खास इसका प्रभाव ब्रह्मपुत्रा घाटी की जलवायु पर नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर जलवायु के विषय में बात कर रहा है, तो जलवायु से जल का कोई विशेष संबंध नहीं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगला है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है, और इसी के कारण अगर यहाँ पर मान लेते हैं हाई प्रेशर का बेल्ट है और इधर अगर लो प्रेशर का बेल्ट है, तो इस तरफ एक चलता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कार्य करता है, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अनुदिश हवा चलती है, और जितना यह प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा उतनी तीव्र गति से हवा भी चलेगी। तो यहाँ पर जो लिखा है वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है, सेंटेंस सही है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगला लिखा गया है कारण पवन की दिशा को कोरियालिस बल प्रभावित करता है। क्या यह सेंटेंस सही है गलत? ये भी सही है, क्योंकि जो चलने वाली हवाएं होती हैं यह कोरियालिस बल के प्रभाव से प्रभावित होती हैं, और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती हैं, और अगर हम बात करें साउथ हेमिस्फीयर में तो वहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, क्योंकि कोरियालिस बल वहाँ पर एक्टिवेट रहता है। चलिए इस आधार पर अगर हम अपने आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की कहीं से पुष्टि नहीं कर रहा है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाए जाते। क्या लिख रहा है? पढ़िए, उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाए जाते। तो हमने आपसे अभी अभी एक प्रीवियस प्रश्न में यह डिसाइड किया था और डिस्कस किया था कि महाद्वीप के पूर्व में नहीं बल्कि महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो ये सेंटेंस सही है या गलत? ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो यह सेंटेंस सही है, और यह पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है।
तो यही सत्य है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अगले को पढ़ के आप देख सकते हैं, लिखा है उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है। तो महासागर का पूर्वी तट काफी आर्द्र नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, वह ड्राई होता है, शुष्क होता है। यह सेंटेंस क्या है, गलत है। क्योंकि आप फिर से यही स्लाइड को देखिए, यह जो पार्ट है यह महाद्वीप का तो होता है पश्चिम, लेकिन महासागर का यह पूरब, ये महासागर का पूरब कहलाता है, लेकिन महाद्वीप का यह पश्चिम भाग कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं महासागर का जो पूर्वी भाग है यह ड्राई है, शुष्क है, ना कि आर्द्र है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। लिखा है उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है, गलत है, शुष्क होता है। क्या होता है, शुष्क होता है। फिर लिखा है सी वाला, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जो महाद्वीपीय तट है आर्द्र होता है। तो पश्चिमी तट आर्द्र नहीं होता है, पश्चिमी तट शुष्क होता है, इसलिए तो वहां पर मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे शब्दों से यह प्रश्न खेल रहा है कि हमको महासागर और महाद्वीप में उलझा के रखा है कि महासागर का पूर्वी कौन सा होगा, तो महाद्वीप का पश्चिमी कौन सा होगा। तो आप यदि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं और आपको डायरेक्शन का पूरा पूरा ज्ञान है, तो आप प्रश्न को बहुत सहजता से बना ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल है। तो यहाँ पर जो सी वाला आंसर होगा ये भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी भाग शुष्क है, ना कि आर्द्र है, तो ये भी गलत है। और जो ए लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत है, क्योंकि पहला वाला तो सही है। तो आंसर हमारा हो गया ए। अगला लिखा गया है कथन और कारण पर आधारित है। महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। तो महासागर के, यहाँ पे देखिए, महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर, स्पष्ट रखिएगा, पश्चिमी छोर पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। तो क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? यह सेंटेंस सही है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ठंडी पवन या ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है, व्यापारिक पवनें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। तो कई कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप का जो पश्चिमी छोर है वहाँ पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कारण यहाँ पर लिखा गया है स्थानांतरित वायुदाब पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती रहती हैं। क्या यह सही है कि गलत? ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप जो तापीय विषुवत रेखा है उसका भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और इसके साथ साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और वायुदाब पेटियों का भी साथ में उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कारण है क्या कथन की पुष्टि कर रहा है कि नहीं, तो कथन की पुष्टि कारण नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला यहाँ पर टू द पॉइंट आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु सन्निहित घनत्व का सही औसत है? तो जो एवरेज घनत्व है ये है 1.2 kg प्रति घन मीटर। पृथ्वी का अगर आप सतह पर, पृथ्वी की सतह पर आप वायुमंडल का अगर डेंसिटी कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो इसका डेंसिटी मिलेगी, एक घन मीटर का जो एरिया होता है, एक घन मीटर का जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पर उसी की बात करेंगे, एरिया तो नहीं बल्कि आयतन। एक घन मीटर आयतन में कितना एटमॉस्फेयर, कितना वेट होता है एयर का? तो 1.2 kg होता है। तो यह आपको आंकड़ा याद करना है। अगला प्रश्न लिखा गया है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत होता है। क्या यह सही है या गलत? तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि जो उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, उपध्रुवीय क्षेत्र में वाताग्र बनते हैं, और वाताग्र के कारण गर्म वायु का आरोहण होता है, जिससे सतह पर निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यह निम्न वायुदाब जो है यह करीब करीब सतत होता है। तो यह सेंटेंस भी सही है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जल की प्रधानता है। यहाँ पर कारण क्या लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। यह सही है, और इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली पवनें होती हैं या जो वायुदाब पेटियां होती हैं, यह सतत होती हैं और अस्थायी होती हैं। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है, तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव हैं। जब यहाँ पर बताना है कि जो विद्युत गर्जन होती है, मतलब विद्युत का चमकना और आवाज़, इसके पीछे क्या कारण है हमको बताना है। यहाँ पर पहला लिखा है कि दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग से टकराते हैं। पहले आकाशीय विद्युत उत्पन्न होती है, बाद में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर विद्युत पहले होती है, ध्वनि बाद में होती है, ये तो सही है। लेकिन इसकी उत्पत्ति का जो कारण लिखा है कि दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग से टकराते हैं, यह सेंटेंस गलत है। तो इस आधार पर यह नहीं होगा।
दूसरा लिख रहा है कि दो बड़े बादल शक्तिशाली पवन संगठन के संपर्क में आते हैं, इसका परिणाम पहले ध्वनि और फिर आकाशीय विद्युत। तो ध्वनि पहले नहीं बल्कि पहले आकाशीय विद्युत आती है, तो ये भी सेंटेंस गलत है। मतलब ध्वनि पहले नहीं बल्कि प्रकाश पहले आता है। और साथ में दो बड़े बादल शक्तिशाली पवन संघट्ट के संपर्क में आते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप विद्युत का प्रोडक्शन, विद्युत या त्वरित गर्जन नहीं होता है, बल्कि क्यों होता है। तो यहाँ पर आप सी को पढ़िए। जब या एक उच्च घनत्व बादल में धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश होते हैं, और जब दोनों आवेश आपस में टकराते हैं, परस्पर प्रभाव में आते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश के साथ साथ ध्वनि भी उत्पादित होती है, और इसी को हम कहते हैं तड़ित गर्जन और तड़ित झंझा के साथ होने वाली वर्षा। तो खैर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्न में से कौन गतिज है। अर्थात जो वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं हमारे भूमंडल पर, टोटल कितनी वायुदाब पेटियां हैं। टोटल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इसमें से कौन कौन सी पेटियां किस प्रकार से बनी है, इस पर थोड़ा सा हम आपको आज टिप कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक पेटी मिलती है, ऐसे है। ए है 0 डिग्री, ए है 30 डिग्री, ए है 60 डिग्री और ए है 90 डिग्री। यहाँ पे जो वायुदाब पेटी मिलती है ये लो प्रेशर की है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर पुनः लो प्रेशर है, यहाँ पर पुनः हाई प्रेशर। इसके पीछे कारण कौन है, तो टेम्परेचर है। इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण कौन है, टेम्परेचर। इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण कौन है, पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न अभिकेंद्री बल। अर्थात यह यांत्रिक है। कैसा है, यांत्रिक है, या इसी को कहते हैं मैकेनिकल है। कैसा है, यह यांत्रिक है, या इसी को हम मैकेनिकल कहते हैं। और यह भी यांत्रिक या मैकेनिकल है, ये भी कैसा है, मैकेनिकल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसकी उत्पत्ति का क्या कारण है, और सेम कंडीशन आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी एज इट इज देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ अपवाद नहीं कि दक्षिण में कुछ और है, उत्तर में कुछ और है, दोनों में एक जैसी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा ये क्या हो जाएगा, लिखा है कि निम्न में से कौन गतिज है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। क्या हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसी के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक मैकेनिज्म है जिससे यहाँ पर एक हाई प्रेशर का बेल्ट पाया जाता है। जबकि विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कैसी है, तापीय जनित है। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी कैसी है, ये भी तापीय जनित है। लेकिन जो उपोष्णकटिबंध और उपध्रुवीय क्षेत्र की पेटी है यह कैसी है, यांत्रिक जनित है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, हमको मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ कह सकते हैं पेटी दी गई है और एक तरफ इसका संबंध दिया गया है। जैसे शांत पेटी, तो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जब दोनों तरफ की व्यापारिक पौने मिलती हैं तो वहाँ पर एक शांत पेटी जिसको डोलड्रम कहते हैं इसका फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विक्षेप बल की, तो विक्षेपक बल क्या है, यह कोरियालिस बल से संबंध रखता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के परिणाम स्वरूप एक विक्षेपक बल की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। और इसी के परिणाम से उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जो पौने हैं घड़ी के दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनों की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाती है। फिर लिखा है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा क्या है, तो यह एक प्रकार की पछुआ पवन है। और इसी प्रकार हरमट्टन क्या है, तो हरमट्टन अफ्रीका में चलने वाली एक डॉक्टर विंड है। तो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं और आंसर हमारा हो जाएगा 3142। क्या हो जाएगा, 3142, अर्थात बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, पछुआ हवाओं का वर्ष पर्यंत चलन, शीत ऋतु अधिकतम वर्षा, कभी कभी हिमपात भी, परंतु बंदरगाह कभी नहीं जमते, ठंडी रात्रियों में तुषारपात, विशिष्ट ऋतुएं सुखप्रद होती हैं। ये लक्षण निम्नलिखित में से किस प्रदेश की है, तो ये सब ऋतुएं जो पश्चिमी यूरोप का जलवायु प्रदेश है वहाँ पर मिलती है, जिसको कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ का कारण ये है कि यहाँ पर वर्षा तो वर्ष भर होती है क्योंकि पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, तो वाताग्रीय वर्षा यहाँ पर साल भर होती है। लेकिन यहाँ के जो लिखा है ना कि बंदरगाह कभी नहीं जमते, इसके पीछे कारण क्या है कि जो अटलांटिक महासागर की उत्तरी ड्रिफ्ट है जो गर्म है, यह आती है इस यूरोप के तट पर, और यूरोप के तट के बंदरगाह को जमने से बचाती है। तो कहीं ना कहीं इसको बचाने का कार्य कौन करता है, उत्तरी अटलांटिक की ड्रिफ्ट जलधाराएं करती हैं। तो इस आधार पर ये सारे स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं किसके विषय में लिखे गए हैं, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश या जिसको कहते हैं पश्चिमी यूरोप जलवायु प्रदेश के विषय में यह सेंटेंस सही है। अगला लिखा गया है, यहाँ पर एक तरफ हवाएं हैं एक तरफ देश है, इनका मिलान करना है। जैसे चिनूक, चिनूक कहाँ चलती है, तो यूएस वाले क्षेत्र में चलती है।
यह एक हिमभक्षी पवन है, गर्म पवन है, स्थानीय पवन है। सिराकू के विषय में अगर हम बात करें तो सिराकू अफ्रीका में चलती है, जो इटली की तरफ पहुंच करके रक्त वर्षा करती है। फिर यहाँ पर ब्रिक फिल्डर की बात करें तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और मिस्ट्रल विशेष तौर पर आपको देखने को कहाँ मिलती है, तो फ्रांस में मिलती है, और यूरोप का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1423, 1423 अर्थात ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है? हमको बताना है महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है। तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, और विशेष तौर पर हमको महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर देखने को मिलती है। दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, या हम कहें महासागर के पूर्वी भाग में यह स्थिति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न लिखा गया है, चिनूक हवाएं राकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर से बढ़ता है। यहाँ पर ह्रास नहीं शब्द लिखा जाएगा, केवल शुष्क रुद्धोष्म दर से बढ़ता है, क्योंकि ह्रास का मतलब होता है तापमान गिरना। लेकिन जब वायु नीचे उतरती है तो तापमान गिरता नहीं बल्कि तापमान बढ़ता है। लेकिन किस दर से बढ़ता है? तो शुष्क रुद्धोष्म दर से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलड्रम के लिए सही नहीं है? डोलड्रम हम किसे कहते हैं? तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में जब दोनों तरफ की व्यापारिक पौने मिलती हैं तो वहां पर डोलड्रम की स्थिति देखने को मिलती है। यह एक शांत पेटी है, और यहाँ पर क्षीण या बहुत हल्की पछुआ पौनों का प्रवाह भी होता है। यहाँ पर बताना है कि इसके विषय में कौन सा सही नहीं, अर्थात सब सही है सिर्फ एक गलत है। लिखा है यह सभी देशांतरों पर मिलता है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यह सही है। फिर लिख रहा है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, ये भी सही है। फिर लिखा है यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी, ये भी सही है। लेकिन डी लिखा है कि यह एक उच्च वायुभार की पेटी है, तो उच्च वायुभार की पेटी नहीं होती बल्कि यह एक निम्न वायुभार की पेटी होती है। इस पर हम आपको पुनः एक यहाँ पर बना देते हैं इमेज, आप इसको एक बार देख लें कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर। यह एक निम्न वायुदाब की पेटी है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जहाँ पर दोनों तरफ की व्यापारिक पौने मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना कि सभी देशांतरों पर विस्तृत है। ये जो डोलड्रम की पेटी है पूरा कह सकते हैं हमारे इक्वेटर के सापेक्ष पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो यहीं पर तो सभी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं सभी हैं, यानी सभी देशांतर रेखाओं पर डोलड्रम का विस्तार पाया जाता है। और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, तो इधर भी है इधर भी है, और यहीं पर व्यापारिक पवनों का मिलन होता है। तो जब व्यापारिक पवनों का दिशा इस तरफ से है तो ऐसे जब हवाएं चलेंगी, इसके प्रत्युत्तर में इधर से हवा इधर की तरफ चलने लगती है, जो क्षीण होती है, बहुत हल्की होती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं ए बी सी ये तीनों सही हैं, लेकिन डी जो है गलत है, और इसीलिए यह हमारा आंसर हो जाए। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, स्थानीय पवन सिमूम निम्न में से किस देश में बहती है? तो यह ईरान में बहती है। हमने आपसे डिस्कशन किया था इससे पहले वाले एपिसोड में कि जो कह सकते हैं एक प्रकार से पवन हमारी है सिराकू, जो सिराकू आपकी अफ्रीका में चलती है और भूमध्य सागर को क्रॉस करके इटली में रक्त वर्षा करती है। इसी सिराकू का स्थानीय नाम जैसे गिबली हम लोग लीबिया में रखते हैं, चिली ट्यूनीशिया में रखते हैं, हमसिन मिस्र में रखते हैं, उसी प्रकार जो अरब का मरुस्थल है वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? तो सिमूम कहते हैं। लेकिन अरब के मरुस्थल में यहाँ पर हमको सिर्फ एक विकल्प नज़र आ रहा है, वो है ईरान। जबकि अरब का मरुस्थल काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर ईरान है, इराक है, फिर सऊदी अरेबिया है, ये सब सेक्शन वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर चूंकि हमारे ऑप्शन में एक ही नज़र आ रहा है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ईरान। शेष अगर पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होता है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम का विशेषता नहीं है? अर्थात यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए हैं सब जेट स्ट्रीम की विशेषता को ही डिफाइन करते हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो जेट स्ट्रीम की विशेषता को डिफाइन नहीं करता है, और उसी का चयन करना है। पहला लिखा गया है, ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर सकरी पट्टी में प्रवाहित होती हैं। यह सही है, यह जेट स्ट्रीम की परिभाषा के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। फिर लिखा है, जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। ऐसा नहीं है, जेट स्ट्रीम का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भी मिलता है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलता है, दोनों गोलार्धों में यह जेट स्ट्रीम पाई जाती है।
तो यह सेंटेंस गलत है और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सी लिखा है कि इन हवाओं का मार्ग लहरदार होता है अर्थात विसर्प करती हुई चलती हैं, ये सेंटेंस सही है। और डी भी लिखा है कि जेट स्टीम की वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, ये भी सही है क्योंकि शीत ऋतु में इसकी वेग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में वेग में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर 3 सही हैं लेकिन बी हमारा गलत है और इसी आधार पर बी आंसर हो जाएगा। अगला लिखा गया है कि जब ठंडी हवा की 2 घटाओं के बीच वायु, गर्म वायु, कौन सी वायु? गर्म वायु फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसी को हम वाताग्र कहते हैं, लेकिन वाताग्र की कौन सी दशा होती है? उसे कहते हैं संरोधी वाताग्र। क्या कहते हैं? संरोधी वाताग्र। और उसी को कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र। क्योंकि वाताग्र भी कई प्रकार का होता है। जब गर्म वायु के द्वारा ठंडी वायु के क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाता है तो वहां पर हवा बनती है उष्ण वाताग्र। जब ठंडी उष्ण के क्षेत्र में जाती है तो शीत वाताग्र, और जब दोनों के मध्य में गर्म हवा फंस जाती है तो उसको कहते हैं समृद्धि वाताग्र। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।